नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं। न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। कोरोना के संकट के बीच महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज अजीत पवार और अशोक चौहान के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात 100 मिनट तक चली। मुलाकात के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने जानकारी दी कि पीएम से मुलाकात के दौरान मराठा आरक्षण के मुद्दे पर भी बात हुई। हालांकि इस मुलाकात के बाद तब कई और राजनीतिक मायने भी निकाले जाने लगे जब उद्धव से पूछा गया क्या उन्होंने पीएम से अलग से मुलाकात की है, तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ हैं जिनसे वो मिल नहीं सकते। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजीत पवार और महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण उप समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता अशोक चौहान आज दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन तीनों ने मुलाकात की। तीनों की ये मुलाकात 1.5 घंटे तक चली। मुलाकात के बाद तीनों ने महाराष्ट्र सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मराठा आरक्षण, मेट्रो सेट, ताउते तूफान समेत कई मुद्दे पर भी पीएम से बात हुई। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जिसके जवाब आने के बाद इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे। सीएम उद्धव से जब पूछा गया कि क्या उनकी पीएम से अकेले में कोई बात हुई है, तो उनका जवाब कई राजनीतिक सवाल छोड़ गया। उद्धव ने कहा कि पीएम क्या नवाज शरीफ हैं जिनसे अलग से मुलाकात नहीं की जा सकती। उद्धव सर क्या आप लोग की अलग मुलाकात हुई है, हाँ या ना? दूसरा सवाल हमारा ये हाँ या ना मतलब क्या, अदालत में क्या है? आपकी निजी मुलाकात नहीं, हाँ या ना का मतलब क्या, अदालत में क्या? आप प्रतिनिधि मंडल के साथ मिले हैं? सुनो, ऐसा है कि ये बात कभी मैंने छुपाई नहीं और छुपाने की आवश्यकता नहीं। आज राजनीतिक रूप में देखें तो हम उनके साथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया है। मैंने कल भी बात कही थी, मेरे एक साक्षात्कार में शायद लोकसत्ता ने लिया था तब, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैं अगर मिलूं, मैं कोई नवाज शरीफ से नहीं मिलने गया था। नहीं, सारे मुद्दों पर ज्यादा और कम ऐसी कोई बात नहीं। विषय के अनुसार चर्चा हुई है, तो ऐसे नहीं कहा जा सकता कि इस विषय पर ज्यादा बात हुई है, इस विषय पर छोटी बात हुई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री से मिले हैं। जानकार इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी निकाल रहे हैं। हमने जब उद्धव और पीएम के बीच अलग से बैठक को लेकर शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल से सवाल किया, तो सुनिए क्या जवाब मिला। आखिरकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अशोक चौहान को प्रधानमंत्री से मुलाकात क्यों करनी पड़ी? शिवसेना के सांसद हेमंत पाटिल हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है कि तमाम मुद्दों के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चा हो रही है, लेकिन क्या मराठा आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है? मराठा आरक्षण ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मुद्दा है और पिछले कई सालों से लाखों के तादाद में, करोड़ों के तादाद में हर जिले पे आंदोलन हुआ है और शांततामय रीति से आंदोलन हुआ है, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, औरतें काफ़ी मात्रा पे रास्ते पे उतर के ये जो प्रदर्शन हुआ है। लेकिन कोविड के चलते पिछले साल भर से शांतता है और ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। आरक्षण को जब से सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगिति दी है, तो मराठाओं के मन में एक अशांतता पैदा हुई है, एक अन्याय की भावना पैदा हुई है। तो ये मराठा आरक्षण दिया जाए और ये संसद में भी ये आरक्षण टिक सके, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज माननीय पंतप्रधान जी से मिलने आए। प्रधानमंत्री के साथ होने वाली इस मुलाकात से पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सोमवार शाम को उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। पिछले 15 दिनों में पवार की ठाकरे के साथ ये दूसरी बैठक थी। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि कहीं बीजेपी और शिवसेना के बीच कुछ और तो नहीं पक रहा है। प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बीच करीब 1.5 घंटे की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और अशोक चौहान भी थे। लेकिन जब ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे से पूछा गया कि क्या नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे दोनों की आपस में मुलाकात भी हुई, इस सवाल का जवाब उन्होंने साफ तरीके से नहीं दिया और कहा कि हमारे बीच संबंध अभी भी बरकरार हैं। क्योंकि शिवसेना और बीजेपी सबसे पुराना गठबंधन है, इसीलिए दोनों पार्टियों के बीच के संबंधों पर सवाल अक्सर उठते रहते हैं। कैमरा पर्सन अमित राय के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। इधर कोरोना वैक्सीन को लेकर अखिलेश यादव के विचार बदल गए।
5 महीने पहले अखिलेश यादव जिस वैक्सीन को बीजेपी का बताकर न लगवाने की बात कर रहे थे, अब उन्होंने ट्विटर पर जानकारी दी है कि वो वैक्सीन लगवाएंगे। अभी वैक्सीन मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। पूर्व सीएम और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने वैक्सीन को लेकर ये बात 5 महीने पहले कही थी और ऐसे वक्त में कही थी जब वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ था। लेकिन 5 महीने के बाद उनकी सोच बदल गई और उन्होंने यू टर्न ले लिया। जन आक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा करी कि वो टीके लगवाएगी। हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम टीका लगवाएंगे और टीके की कमी से जो लोग टीका नहीं लगवा सके थे उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। अखिलेश यादव ने सिर्फ खुद ही टीका लगाने का ऐलान नहीं किया, बल्कि उन्होंने लोगों से ये भी अपील की कि वो टीका लगवाएं और वायरस को भगाएं। अखिलेश का यह बयान पीएम मोदी के देश भर को मुफ्त टीका देने के ऐलान के बाद आया है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। अब अखिलेश का मन क्यों बदला ये समझ से परे है, क्योंकि तब के और अब के हालात में कुछ बदलाव नहीं हुए हैं। तब भी केंद्र टीका लगवा रही थी और अब भी केंद्र ने ही मोर्चा संभाल रखा है। फिलहाल समाजवादी पार्टी इसे कल के मुफ्त ऐलान और पार्टी की मांग पूरी होने से जोड़कर देख रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इस बात की मांग करते रहे हैं कि वैक्सीन जो लगे वो फ्री लगे और सबको लगे, और नहीं तो मेरी सरकार आएगी तो मैं फ्री में वैक्सीन लगवाऊंगा, मैं भी लगवाऊंगा। तो उन्होंने फ्री में घोषणा किया है, स्वागत है। पहले तो आपने कहा ये भाजपा की है, फिर आज आप कहते हो भारत की वैक्सीन। अरे भाजपा का कोई लेबल लग के बिक रहा था, ये एडवर्टीजमेंट चल रहा था, आज आप उसको फिर आज लगवाने की बात करते हो तो आप थूक के चाट रहे हो। आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव भी वैक्सीन लगवा चुके हैं। मुलायम सिंह यादव की वैक्सीन लगवाने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद सूबे के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा था। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा था, सपा संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी, स्वदेशी वैक्सीन लगवाने के लिए आपका धन्यवाद। आपके द्वारा वैक्सीन लगवाना इस बात का प्रमाण है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी द्वारा वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाई गई। इसके लिए अखिलेश जी को माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि कोरोना की लड़ाई में सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है और लोगों की जान बचाने के लिए इसे अभियान की तरह देखा जाना चाहिए और किसी शख्स को, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हो या फिर कोई और, उसे टीके पर टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव भले ही अगले साल हों, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति को लेकर के एक्शन में आ गई हैं। बीजेपी ने 2022 के लिए सोशल मीडिया सेल को मजबूत करने का फैसला किया है। यूपी में अगले साल की शुरुआत में चुनाव है, लेकिन सियासी हलचल अभी से ही तेज हो गई है और ये हलचल सबसे ज्यादा यूपी बीजेपी में हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष द्वारा ली गई बैठक के बाद वैसे तो हर बात गोपनीय ही रखी गई, लेकिन बैठक में तय हुए एजेंडे के तहत अब प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर बीजेपी का सोशल मीडिया सेल गठित करने को कहा गया है। ऐसा पहली बार है जब प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर बीजेपी अलग अलग सोशल मीडिया सेल गठित करेगी। यही नहीं, यहाँ प्रभारी और संयोजक भी तैनात किए जाएंगे। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि पंचायत चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब पार्टी ने निचले स्तर तक उतरने की योजना बनाई है। हालांकि बीजेपी इसे सामान्य कदम बता रही है। सोशल मीडिया भी आज एक बड़ा माध्यम है सरकार के कामों को, पार्टी के कामों को जन जन तक ले जाने का, और पार्टी का जो आईटी विभाग है उसका प्रदेश से शीर्ष जिलों तक उसका गठन है। उसके कार्यकर्ता हर जनपदों में हैं, तो वो सब कार्यकर्ता जो हमारे पार्टी संगठन का काम है और जो प्रदेश की सरकार का काम है, उनकी उपलब्धियां हैं, उसको लोगों तक ले जाने का काम करते हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना प्रबंधन और पंचायत चुनाव के परिणाम से पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व संतुष्ट नहीं है। इसीलिए आला कमान की तरफ से नेताओं से कह दिया गया है कि हर विधानसभा स्तर पर एक सोशल मीडिया सेल गठित की जाए। इसमें पार्टी के वर्कर के अलावा सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहने वाले लोगों को भी लगाया जाए, ताकि जनता से सीधे कनेक्ट किया जा सके।
और इसी के जरिए विरोधियों के सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। हालांकि विपक्ष ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ये समझना चाहिए। अब ये जिले में नहीं, गांव-गांव में सोशल मीडिया के सेल बनाएं, इनका झूठ, छल, कपट और प्रपंच ही फैलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर में लगातार यहाँ कोरोना से लोगों की मौतें हो रही है, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई से कमर टूट गई, इसके बारे में सरकार चिंता नहीं कर रही है। 2022 के चुनाव की चिंता कर रही है। वो कह रही है हर विधानसभा में सोशल मीडिया सेल बनाए जाएंगे, अपनी बातों को गाँव तक पहुंचाएंगे। क्या पहुंचाओगे कि बीजेपी की नाकामी की वजह से यहाँ हजारों हजार लोगों की मौतें हो गई। बहरहाल बीजेपी नेताओं का ये भी तर्क है कि कोरोना प्रबंधन को लेकर विपक्ष जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जिससे लोगों में सरकार और पार्टी के प्रति प्रतिक्रिया हो सकती है। लिहाजा अब विधानसभा स्तर पर यानी निचले स्तर पर एक सोशल मीडिया सेल गठित होगा जो विपरीत परिस्थिति के खिलाफ पार्टी और सरकार के पक्ष में माहौल बनाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने लखनऊ में जो बैठक की, उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर बीजेपी सोशल मीडिया टीम का गठन करेगी। इस टीम की ये जिम्मेदारी होगी कि वो सरकार की नीतियों और किए गए कार्यों को जनता के बीच तक पहुंचाएगी। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि अगर सरकार के कामकाज की जानकारी जनता तक नहीं पहुंची तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। इधर महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी जाति प्रमाण पत्र को गलत माना है, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। नवनीत कौर राणा पर गलत जाति प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ने का आरोप है। नाम नवनीत कौर, पहचान महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद। अब इनकी यही पहचान खतरे में पड़ गई है। दरअसल शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दी थी कि अमरावती से चुनाव लड़ने के लिए नवनीत कौर ने जाली जाति प्रमाण पत्र देकर चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गयी। मंगलवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नवनीत राणा की जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी खतरे में पड़ गयी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राणा का जाति प्रमाण पत्र गलत पाया और उन्हें 2 लाख रुपए का जुर्माना भरने और 6 हफ्ते के भीतर सभी प्रमाण पत्र जमा करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि वो लबाना जाति से आती हैं, जो कि महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में नहीं आती है। ऐसे में उन्होंने फर्जी तरीके से अपना जाति का सर्टिफिकेट बनवाया और उसी आधार पर चुनाव लड़ा। याचिकाकर्ता आनंदराव अडुसल का दावा है कि उन्होंने उनके दादा का जाति प्रमाण पत्र निकलवाया है। हमें पता चला तभी उसको हमने चैलेंज किया था कि दुर्भाग्य से 2014 का एक चुनाव हो गया था। 2015 में हाईकोर्ट ने निर्णय भी दिया कि फर्जी है और ये वैलिडिटी कमेटी के पास उन्होंने रिवर्स बैक किया था। बाद में उन्होंने उनका सर्टिफिकेट कैंसिल किया था, उनके पिताजी का, उन्होंने अपने दादाजी का बनाया, वो भी फर्जी बनाया। तो ये संशय तो होते रहा। स्क्रूटिनी कमेटी पे सब पेपर जाते हैं, कहाँ से लिया है, क्या किया है। जब पता लगाया हमने, वो पता लगाने के बाद हमें पता चला कि फर्जी बनाया है। अब आपको बताते हैं कि नवनीत राणा है कौन। नवनीत कौर का जन्म 3 जनवरी 1986 को मुंबई में हुआ। कौर ने ज्यादातर तेलुगु फिल्मों में काम किया। उनके माता पिता पंजाबी मूल के हैं। 12वीं पास करने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और मॉडल के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। मलयालम और पंजाबी फिल्मों में वो काम कर चुकी हैं। बता दें कि नवनीत राणा ने 2014 में राजनीति में एंट्री ली थी। उन्होंने एनसीपी की ओर से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई थी। हालांकि 2019 में निर्दलीय मैदान में उतरी और चुनाव जीत गयी। नवनीत राणा के पति रवि राणा महाराष्ट्र के विधायक हैं। न्यूज़ 24 के लिए मुंबई से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।